और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर के पहले कॉन्सेप्ट के बारे में। देन फिर हम आगे एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो जैसा कि आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा है, प्रीवियस पार्ट देखा है, तो वहां हमने बात किया था कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को लेकर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के बाद अब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। तो सेम कॉन्सेप्ट जैसा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का होता है ना, सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। बस फर्क इतना होता है कि डिबेंचर के केस में इंटरेस्ट पेड करते हैं और प्रेफरेंस शेयर के केस में प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर भी हमारे पास दो टाइप के होंगे। एक होंगे आपके इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और दूसरे होंगे आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो अगर मैं बात करूं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसका रीपेमेंट आपने कभी नहीं करना है। हालांकि रियलिटी में कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली ऐसे कोई भी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किए जाते। करेक्ट। सो इसके लिए आपको डिनोटिंग वर्ड जो है आपका वो है केपी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को हम कैसे डिनोट करेंगे? केपी से। तो इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, और क्योंकि परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट करना होता है इसलिए हम हमेशा इंटू 100 करते हैं। सर यहाँ टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं आएगा, बिकॉज टैक्स इंटरेस्ट की वजह से, मतलब कहीं ना कहीं टैक्स की सेविंग होती है। डिविडेंड तो टैक्स पेड करने के बाद दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ टैक्स का कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ रिडीमेबल केस की, तो रिडीमेबल केस में आपका प्रेफरेंस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला क्या होगा? प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस redeemable value minus net profit divided by n, the whole is divided by redemption value plus net profit divided by 2। तो ये आपको सिमिलर देखने को मिल रहा होगा इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर के जैसा। बस फर्क कहां पर आ गया? ये प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह पहले क्या था? इंटरेस्ट था। होप आपको ये फॉर्मूला रिकॉग्नाइज हो गया है। मैं आगे बात करता हूँ और आगे हम लोग बात करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। अगर मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करता हूं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर भी मल्टीपल मेथड्स है। जैसे अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, तो उसको डिविडेंड यील्ड मेथड कहेंगे, जहां पर हमारा फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम केई से डिनोट करते हैं। तो मेरा यहाँ फॉर्मूला होगा डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100। ये हो गया विदाउट ग्रोथ वाली केस का। लेकिन अगर विथ ग्रोथ वाले केस में अगर मुझे डिविडेंड यील्ड मेथड से अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, तो मेरा फॉर्मूला हो जाता है डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ग्रोथ। ओके, बट पहले आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा। डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100 करके पहले परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर जो भी ग्रोथ का रेट होगा उस रेट को आप ऐड कर दोगे तो आपको परसेंटेज में आंसर मिल जाएगा। उसके अलावा दूसरा हमारे पास जो मेथड होता है वो होता है अर्निंग यील्ड मेथड। ठीक है, आप इसको अर्निंग प्राइस मेथड भी बोल सकते हैं, ईपीएम भी आप बोल सकते हो, अर्निंग प्राइस मेथड। ओके, तो ये दोनों भी तरीके से आप क्या कर सकते हो? आप निकाल सकते हैं, या तो डिविडेंड यील्ड मेथड से निकालिए या तो अर्निंग यील्ड मेथड से। तो अर्निंग यील्ड मेथड में फॉर्मूला क्या होता है? अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट। और यहीं अगर ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो आपको ग्रोथ को बस क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो विदाउट ग्रोथ और विथ ग्रोथ आपको अर्निंग यील्ड मेथड से भी निकालना पड़ सकता है। तीसरा जो हमारे पास अप्रोच होता है जिसको हम CAPM अप्रोच बोलते हैं, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मेथड। तो CAPM अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि रिस्क फ्री रिटर्न कितना है प्लस हम रिस्क कितना ले रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं बीटा, इनटू रिस्क ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। तो यहां से मुझे क्या पता चल जाएंगी? कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। इस मॉडल के थ्रू मुझे पता चल जाएगा कि मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। उसके अलावा हम लोगों ने एक और चीज देखा था, डिविडेंड यील्ड। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमने एक रियलाइज डिविडेंड यील्ड हो गया, अर्निंग यील्ड हो गया, CAPM अप्रोच हो गया। इसके अलावा हम लोग और बात करें तो हम लोग चौथी एक मेथड जो डिस्कस करते हैं वो है आपके पास रियलाइज्ड यील्ड मेथड। रियलाइज्ड यील्ड मेथड, रियलाइज्ड यील्ड मेथड का मतलब होता है कि आपने एक्चुअल में कितना पैसा रियलाइज किया है। तो इसके लिए अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो मुझे टोटल डिविडेंड कितना मिला है प्लस प्राइस एट द एंड क्या चल रही है डिवाइडेड बाय प्राइस एट द बिगिनिंग कितनी है, मतलब कि टोटल मिलाकर आपने कितना पैसा रियलाइज किया उस शेयर से, आपको वो पता चल जाएगा। और बेस ईयर, मतलब जो भी आपकी ओपनिंग प्राइस है, जो परचेस प्राइस है, उसको हम बेस ले लेंगे।
तो आपको ओवरऑल कितना रिटर्न मिला आपको वो पता चल जाएगा। और इसमें से अगर आप -1 या फिर माइनस अगर 100% करते हो तो आपको आपकी एक्चुअल कॉस्ट पता चल जाएंगी कि आपकी एक्चुअल रियलाइज्ड यील्ड कितनी है। तो ये हमारे पास चौथा भी एक तरीका हो सकता है अंडर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। अच्छा, इसी तरीके से आगे अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग की, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग की, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं है। अगर आपको के ई निकालते आता है तो समझ लो आप के आर भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आप कैसे फाइंड आउट करोगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1 माइनस टैक्स से। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो टैक्स है वो नॉर्मल कॉर्पोरेट का टैक्स नहीं है, ये स्पेसिफिक शेयर होल्डर्स के ऊपर लगने वाला टैक्स है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से स्पेसिफिक जो शेयर होल्डर को टैक्स लग रहा है आप सिर्फ उसका बेनिफिट क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। और लास्ट एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसको हम WACC मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एक काम करेंगे, WACC की भी तरफ चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ कर लेते हैं MCQs के क्वेश्चंस। सेट 1 एटलीस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सेट 2 पर जाने से पहले हम लोग बात कर लेंगे किस चीज की, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे आपके कॉस्ट ऑफ WACC की वर्किंग, जो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, हम उसकी भी बात कर लेंगे। चलिए, आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से पूरे फॉर्मूलेज नोट डाउन भी कर सकते हैं। हमने काफ़ी सिस्टमेटिक वे में आप लोगों के लिए सारे भी फॉर्मूले यहाँ पर अरेंज करके रखे हुए हैं। राइट गाइस, सो चलिए बढ़ते हैं आगे। और सेट 1 आप लोगों के सामने आ रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशंस को। तो क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आप भी चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करते जाइएगा और बताते जाइएगा कि क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। तो सबसे पहला हमारे पास सवाल है, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर और डेप्ट इज नोन एज। भाई इसको हम स्पेसिफिक कॉस्ट बोलते हैं सर, क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक तरीके से निकलती है, दैट्स वाई सर। इसको स्पेसिफिक की जगह इसको रिलेटेड कॉस्ट क्यों नहीं बोल सकते? अरे कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग निकलती है, कॉस्ट ऑफ डेट अलग निकलती है, इसको निकालने का तरीका अलग है, इसको निकालने का तरीका अलग है। जब जो चीजें अलग अलग है, सेपरेट सेपरेट है, तो उसको मैं रिलेटेड कैसे कह दूं? तो इसे मैं क्या कहूंगा, स्पेसिफिक कॉस्ट। होप आपको ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व्स कंप्यूटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय डिवाइडिंग द डिविडेंड बाय मार्केट प्राइस ऑब्लिक मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट। मतलब ये सवाल क्या पूछ रहा है, आपको पहचानना है, आपको मेथड आइडेंटिफाई करना है, ऐसी कौन सी मेथड है जहां डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट करते हो। तो ऐसी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर होता है क्या? और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर भी, मतलब ये फॉर्मूला केई का है और केई के अंदर भी डिविडेंड यील्ड मेथड के अंदर आपने ऐसा पढ़ा है कि जस्ट अभी कुछ समय पहले ही। तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए, डिविडेंड यील्ड मेथड। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला सवाल है आपके पास, इन वेटेड एवरेज मेथड, आपको वेटेड एवरेज की बात कर रहा है, WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अफेक्ट इट कॉस्ट ऑफ कैपिटल थ्रू। मेरी जो WACC की मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होती है? तो पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस भाई, इसकी वजह से डेफिनेटली अफेक्ट करती है। रीजन ये होता है कि आपने कितने प्रपोर्शनेट में पैसे लगाए हैं, कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, इसकी वजह से किस रेट ऑफ रिटर्न पर आपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पर इन्वेस्ट किया। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको WACC डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। आपके बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, आप डेप्ट में ज्यादा काम करते हो या इक्विटी में ज्यादा काम करते हो, आपका कंपोजिशन कैसे होता है, ये सारे भी फैक्टर कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा पॉलिसी ऑफ डिविडेंड, यस डेफिनेटली डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट करेगा, बिकॉज आप कितना डिविडेंड दे रहे हो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके शेयर्स की वैल्यू किधर फ्लक्चुएट हो रही है, किधर उसका मोमेंटम जा रहा है। तो सारे भी पॉइंट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। आपको पूछा है व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। ओके, सो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एक एडिशनल यूनिट के लिए लगने वाला खर्चा, उसको हम बोलते हैं एक एडिशनल यूनिट के लिए लगने वाला एक्सपेंसेस, उसे हम कहते हैं मार्जिनल
कॉस्ट, या फिर उसी को आप एडिशनल कॉस्ट भी कह सकते हैं, या इसी को आप वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन तो मुझे सही नजर आ रहा है। दूसरा पढ़ लेता हूँ ऑप्शन। इट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। यस, एडिशनल कॉस्ट तो है, बट व्हेन द कंपनी डिसाइड टू रेज फाइनेंस फॉर इट्स ऑपरेशन, नो, एडिशनल कॉस्ट है फॉर एडिशनल यूनिट, ये भी तो मेंशन करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस, ये वेटेड एवरेज है क्या? नो, इसकी वजह से वेटेड एवरेज निकलता है। तो ये खुद में वेटेड एवरेज नहीं है, बट इसकी वजह से क्या निकलता है? वेटेड एवरेज निकलता है। तो फिर ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो फिर ऑब्वियस है, ऑल ऑफ द अबव वाला भी ऑप्शन क्या होना चाहिए? रॉन्ग होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं आगे। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग फिगर इज नॉट रिलेवेंट वाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर? अच्छा, मुझे जल्दी से बताइए तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एंड द होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। वेरी गुड। तो बताइए, हमको अर्निंग पर शेयर की जरूरत है क्या पूरे फॉर्मूले में? नहीं, मुझे इसकी जरूरत तो पूरे फॉर्मूले में कहीं नहीं दिख रही है, तो ये मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। बाकी भी देख लेता हूँ। अच्छा, फ्लोटेशन कॉस्ट की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ भाई हाँ, नेट प्रॉफिट के समय पड़ती है। डिस्काउंट की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ भाई हाँ, पड़ती है। या तो रिडम्पशन के समय आ सकता है, या तो नेट प्रॉफिट के समय आ सकता है। तो इन दोनों की तो मेरे लिए वैल्यू है, बट अर्निंग पर शेयर इस मेथड के अंदर कहीं पर भी नहीं आता। तो सही जवाब क्या है आपका? आंसर ए। चलिए पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फर्म? फर्म इनमें से कौन कौन सी चीजों को कंट्रोल कर सकती है? क्या टैक्स रेट को फर्म कंट्रोल कर सकती है? नो नो नो, बड़ा सा नो। ओनली गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द टैक्स रेट्स। गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है टैक्स रेट को। अच्छा, डिविडेंड पॉलिसी को एक फर्म कंट्रोल कर सकती है क्या? यस, क्योंकि कितना डिविडेंड देना नहीं देना ये मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे, कंपनी डिसाइड करेंगी। तो हाँ, मैं बोल सकता हूँ डिविडेंड पॉलिसी को चाहे तो एक फर्म कंट्रोल कर सकती है। अच्छा, लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट को भी अगेन एक फर्म कंट्रोल नहीं कर सकती, बिकॉज आरबीआई बैठी है इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं जो क्या करती है? इंटरेस्ट रेट्स को क्या करती है? कंट्रोल करके रखती है। तो सही जवाब क्या होना चाहिए था? ऑप्शन ए। चलिए पढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकंट्रोलेबल फैक्टर? इसमें से कौन से फैक्टर्स है जो अनकंट्रोलेबल है? अनकंट्रोलेबल मतलब जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल ही नहीं है। दैट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अ, दैट अफेक्ट, और उसकी वजह से बोलता है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल अफेक्ट होता है फर्म का। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि जिसको हम कंट्रोल्ड नहीं कर सकते? मुझे बताओ, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिसी ये हमारे कंट्रोल में होती है क्या? यस, मैं चाहूँ जितना डिबेंचर इशू करना या जितना जिस प्रोपोर्शनेट में करना उतना कर सकता हूँ। मैं 20-80 के रेशियो में कर सकता हूँ, 10-20 के रेशियो में कर सकता हूँ, 25-75 के रेशियो में कर सकता हूँ। तो दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन अस ना, कि मैनेजमेंट क्या डिसीजन ले रही है। उसके अलावा डेप्ट सर्विस चार्जेस, तो डेप्ट सर्विस चार्जेस मतलब कितना इंटरेस्ट आप देने के लिए आपके पास कितने पैसे अवेलेबल है। ठीक है, तो आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है अपने डिबेंचर्स से जो आपने पैसे लिया है उनके ब्याज को पे करने के लिए, उसको हम बोलते हैं डेप्ट सर्विस चार्जेस। तो डेप्ट सर्विस चार्जेस ये भी कहीं ना कहीं हमारे हाथ में कंट्रोल्ड होती है, बिकॉज इंटरेस्ट कितना देना है, मतलब कितने डिबेंचर इशू करने, ये तो हमारे ही हाथ में होता है ना। और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी हमारे हाथ में होती है। ठीक है, तो इनमें से ऐसे कोई भी फैक्टर नहीं है जिसको हम कंट्रोल्ड नहीं कर सकते। ये तीनों भी पॉइंट कंट्रोल करने वाले होते हैं। तो सही जवाब क्या होना चाहिए इसका? नन ऑफ द अबव। ऐसे कोई भी हमारे पास फैक्टर नहीं है जिनकी वजह से हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो अफेक्ट हो। ठीक है, या हमारे कंट्रोल में ना, ऐसा कोई भी हमारे पास पॉइंट नहीं है। चलिए पढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ब्लैंक इज कॉस्ट दैट इज यूज्ड टू रेज अ कॉमन इक्विटी ऑफ अ फर्म। बोल रहा है कि जब आप इक्विटी इशू करते हो तो उस समय जो कॉस्ट लगती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं। सिंपल। ओके, सो सिंपल। क्या बोलते हैं उसको हम? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, अगला सवाल, which of the following factors affects the determination of the cost capital for a firm? इनमें से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिसाइड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? तो अगर मैं बात करूं ऑप्शंस की, तो ऑपरेटिंग एंड द फाइनेंशियल डिसीजंस, ये उतना एक्यूरेट तो नहीं लग रहा, बट यस,
हमारे कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिसाइड करने में फाइनेंशियल डिसीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलो तो इसको भी वेटिंग पे रख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जनरल इकोनॉमिक फैक्टर, यस भाई, इकोनॉमी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। जैसा आप देख लो अभी अगर मार्केट में सिचुएशन कैसी है और उसके हिसाब से प्राइसेस में कैसे वेरिएशन हो रहे हैं, तो इसकी वजह से हर धंधे वाले के कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर भी क्या हो गया, फर्क पड़ गया है। उसके अलावा मैं आगे की बात करूं तो मार्केट कंडीशन एज ऑब्वियस है, बिना मार्केट कंडीशन के तो आप वैसे भी बिना मार्केट कंडीशन के आप वैसे भी कॉस्ट डिसाइड नहीं कर सकते, मार्केट की कंडीशन का होना जरूरी है। ओके, और अब आपके पास सारे भी मतलब अगर पॉइंट देखा जाए, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस, जनरल इकोनॉमिक्स फैक्टर, मार्केट डिसीजंस, तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटरमाइन करने में अफेक्ट करेंगे। तो सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला सवाल, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अ फर्म, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होंगी किसी फर्म के लिए, इज द रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन टोटल एसेट्स ऑफ अ फर्म। आपने जितना पैसा लगाया है उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिलता है, इसको मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलूं, या फिर रेफर्स टू द आईआरआर, या आईआरआर को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलूं, या फिर वेराइज इनवर्सली विथ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द डेट, मतलब ओवरऑल जो मेरी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर उसको मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलूं। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेट नहीं होता, यहाँ इक्विटी भी आता है, यहाँ प्रेफरेंस शेयर भी आता है, और यहाँ रिटेन्ड अर्निंग भी आता है, राइट। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए आंसर। रेफर टू द आईआर नहीं, आईआरआर भी नहीं बोलते, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचा ए और डी। तो ए ने क्या कहा था, ऑप्शन ए में इज द रिटर्न रिक्वायर्ड, यस, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। तो सही जवाब क्या होना था आपका, ऑप्शन ए। चलिए लास्ट टू क्वेश्चंस, देन उसके बाद हमारा सेट हो जाएगा यहाँ पे खत्म। तो लास्ट टू क्वेश्चन फ्रेंड्स, जल्दी से पूरे एनर्जी के साथ फिर आगे कंटिन्यूटी में इसी तरीके से हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट पार्ट में सेट 2 की बात करेंगे। लेकिन पहले जल्दी से ये दो क्वेश्चन को कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ डेट बिकॉज, बोलता है इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा होती है, बात तो सही है, ट्रू, हमेशा याद रखना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। अब इसका कारण बताना है, सिंपल सा कारण है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में मेरी हो जाती है टैक्स की सेविंग, और टैक्स की सेविंग होने की वजह से टैक्स की सेविंग होने की वजह से मेरा डिबेंचर का कॉस्ट कम पड़ जाता है। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, इक्विटी शेयर्स कैरी हायर रिस्क देन द, ये बात भी सही है, इक्विटी शेयर बहुत ज्यादा रिस्की होता है, दैट्स वाई कहीं ना कहीं ऐसा मैं बोल सकता हूँ उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती होंगी। द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर इज लोअर देन द फेस वैल्यू, नहीं भाई ये तो कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है इसका। इक्विटी शेयर डू नॉट प्रोवाइडेड अ फिक्स्ड डिविडेंड, हाँ बात क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर डू नॉट प्रोवाइड, बात तो सही है, वो प्रोवाइड तो नहीं करता, बट इससे इक्विटी और शेयर डिबेंचर में कंपैरिजन का कहाँ सवाल उठता है, ठीक है। अगला है इक्विटी शेयर आर नॉट इजिली सेलेबल, इक्विटी शेयर को इजिली हम क्या नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। तो सही जवाब अगर मैं बोलूं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर देन, इसका सही जवाब आपको मिलेगा इक्विटी शेयर कैरी अ हायर रिस्क, महंगा होता है इक्विटी शेयर इसलिए उसकी वैल्यू भी थोड़ी ज्यादा होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड फॉर दिस क्लास, ठीक है। तो क्या है अगला सवाल, द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज कैलकुलेटेड बाय, कैसे निकालोगे आप कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब कि आपको क्या पूछा है यहाँ पर, आपको यहाँ पर पूछा है केपी निकालने। तो केपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड, जो भी आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है, डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट, तो डिवाइडिंग द प्राइस पर परफॉर्मेंस, सॉरी प्रेफरेंस शेयर मतलब कि डिविडेंड बाय द फिक्स्ड डिविडेंड पर शेयर, मतलब हम किसको डिवाइड करेंगे, जो भी पर शेयर का डिविडेंड था उसको उसकी जो भी प्राइस चल रही होगी मतलब नेट प्रॉफिट से। तो सही जवाब क्या है आपका, ऑप्शन ए। चलिए तो इस तरीके से हम लोगों ने पार्ट 2 के अंदर कुछ एमसीक्यूज और कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सेट 2 की, सेट 3 की, सेट 4 की एंड सो ऑन। तो दोस्तों बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के थ्रू वो अपनी चीजों को क्लियर कर सके और एग्जाम में उनको सारे भी इन क्वेश्चन से बेनिफिट्स मिल सके। तो टाटा बाय बाय दोस्तों।